हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं। इनका नाम है दोस्तों प्रवीण कुमार और इनका सिलेक्शन हुआ है एसएससी 2025 सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर। तो आज हम प्रवीण से जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी पूरी की पूरी तैयारी की, क्या कठिनाइयां आई, क्या चीजें उन्होंने फॉलो की और कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो किए। ए टू जेड सारी की सारी बात करने वाले हैं, नॉन टेक्निकल टेक्निकल के ऊपर। और एसएससी 2025 जो कि काफी ज्यादा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पेपर था, इस पेपर को इन्होंने कैसे टैकल किया, क्या उसके लिए कुछ स्पेशल अलग से कुछ सीक्रेटली इन्होंने कुछ तैयारी की है क्या, तो सारी बातें करेंगे। तो आई वेलकम प्रवीण एंड बहुत बहुत बधाई मेरे भाई। पहले तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन एसएससी 2025 सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए। तो सबसे पहले तो बस मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, सबसे पहला क्वेश्चन भाई, कि अ, जब रिजल्ट आया तब आपको एग्जैक्टली exactly क्या फील हुआ और आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे, क्या मूवमेंट था वो, उसको थोड़ा सा बताओ यार। मूवमेंट तो सर देखिए पहले से एक्सपेक्टेड था कि हम्म। रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन एक इतने दिनों के बाद जो एक सक्सेस मिली, उसका एक मतलब उसकी एक अलग खुशी होती है। तो थोड़ा सा अच्छा लगा। उसके बाद घर में शेयर किया, इससे ज़्यादा नहीं कुछ किया। मतलब बगल में एक दोस्त था, उनको बताया, इतना ही किया। फिर थोड़ा घर सा ये वाले अच्छा बताया लगा। मुझे। तो थोड़ा सा ये इसलिए लगा कि जब देखा ना, रैंक थोड़ा मतलब थोड़ा पीछे था। हम्म। मैं डबल डिजिट में एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि रैंक गुरुजी पे 29 दिखा रहा था, तो ठीक है। लग रहा था कि उसके आसपास ही रहेगा। हम्म। बाकी सब ठीक रहा, सीपीडब्ल्यूडी भी मिला, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में भी मिला, लेकिन उसके बाद भी रैंक इतना पीछे हो तो थोड़ा-सा वो मतलब कसक लेकिन रह मेरे गया। भाई अब देखो, कैसे होगा? ये रैंक तो सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या है कि कहने के लिए होती है, लेकिन सैलरी हाँ, तुम्हें पूरी मिलेगी, फैसिलिटीज तुम्हें पूरी मिलेंगी। जीवन में तुम्हारा जो सुकून रहेगा वो पूरा का पूरा रहेगा, चाहे तुम्हारी रैंक वन हो चाहे रैंक लास्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन सबसे बड़ी बात यह है कि भाई, जो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है, तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस तुम्हें मिल गई है, ये मेरे दोस्त सबसे बड़ी चीज है कि नहीं? हाँ, ये तो है सर। और 3 साल का मेहनत ये लगातार, मतलब एसएससी जेईई पार्टिकुलरली मैं 2023 से स्टार्ट किया था। उस ठीक है। बार मैं एक कोर्स लिया था, तो वहाँ तो से उसके एक बाद बार अपनी फिर मतलब एक बार थोड़ा शुरुआत से अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि आपने पढ़ाई में, एजुकेशन में क्या किया है और आपकी ये प्रिपरेशन की जर्नी कैसे रही, कैसे आपने चीजों को मैनेज किया भाई। और कुछ स्पेशल अगर कहीं पे बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आया हो, कठिनाई आई हो, तो उसके बारे में जरूर बताना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस कठिनाई को डेली फेस करते हैं। जैसे आपने बोला ना, प्रिपरेशन का बहुत लंबा समय रहा, तो कितना लंबा समय रहा और कब जाके आपको ये सक्सेस हासिल हुई है? तो मैं 2019 का पास आउट बीटेक किया हूँ, बिहार के ही एक कॉलेज से, जो कि कोई बहुत अच्छा, मतलब बिहार में कहाँ से हो भाई? बिहार में। मैं तो बांका डिस्ट्रिक्ट से हूँ, लेकिन कॉलेज मेरा गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट का। तो वहाँ से बीटेक किया। उसी समय मतलब मैं वहाँ से मैं कोचिंग किया था, जहाँ पे आप पढ़ाया करते थे पहले। बता सकते हो? कुछ बच्चों को जानने को मिलेगा। क्या पढ़ाने हाँ, आया एक था मैं, किस लिए पढ़ाने आया था? वो गेट का प्रिपरेशन उसमें करने के लिए मैं टेक्नो हेराल्ड एक कोचिंग था पटना में, वहाँ पे मैं एडमिशन लिया था, तो वहीं पे आप हम्म। मिले थे। और सिग्नल सिस्टम में पहली बार पढ़ा था आपसे। और पहली बार बेसिक मतलब एक थोड़ा इंटरेस्ट जगा था, क्या बोलते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट में, क्योंकि वो बहुत कॉलेज में मतलब नहीं रहता था उस तरह से कुछ भी माहौल की हम्म। पढ़ सका। और ऑनलाइन का भी उस समय कोई उतना क्या प्रचलन नहीं था, तो इसलिए ऑफलाइन ज्वाइन किया था, और आपसे पहली बार मैं वहीं मिला था, तो और दोस्तों, मैं 2019 बताना में। चाहूंगा कि पहली बार जब मैं 2017 में पास आउट हुआ था, उसके बाद मैंने 2017 से ही गेट एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। मेरा पैशन था उसी टाइम से। तो 2019 में टेक्नो हराल्ड एक इंस्टीट्यूट है पटना में, जिसमें मैं ऑफलाइन पढ़ाने गया था। तो हर हफ्ते सैटरडे संडे को मैं सिग्नल एंड सिस्टम की क्लास लेने जाता था। और ये तब के कैंडिडेट है, और मुझे भी अभी 2 दिन पहले ही पता चला है कि ये 2019 में टेक्नो हराल्ड से मुझे जानते हैं। तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हुआ। तो भाई, आप ये बताओ सबसे पहले, मेरे दिखने में कितने चेंजेस आए हैं तब से? कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा चेंजेस चेंजेस नहीं दिख रहे हैं सर। ज्यादा चेंज थोड़ा-सा नहीं दिखते हैं? थोड़ा-सा दाढ़ी कम था उसमें अभी। बहुत यंग था यार, बहुत यंग था तब तो। कितना साल का होगा, 25 साल का चे होगा। हाँ, लेकिन चेहरा में वैसा कोई चेंज नहीं है। पहली बार यूट्यूब पे देखा ना, तो फिर लगा कहीं हम्म। देखा-देखा तो फिर याद है, यार वो तो वही सर है। उसके बाद ही अच्छा। मैं जॉइन किया था। चलो, तो भाई इधर ही सिग्नल मतलब सिस्टम आपने 2025। पढ़ा फिर? हम्म। उसके बाद शायद आप सिग्नल सिस्टम ही पढ़ा था। नहीं नहीं, उसके बाद आगे की जर्नी क्या रही फिर आपकी 2019 से? जर्नी उसके बाद 2019 में गेट में तो हुआ नहीं, फिर बीच में आया कोरोना, घर गया, घर से इधर, फिर 2020 में दिया तो वो भी गड़बड़ हो गया, फिर 21 में दिया, उसमें भी सफलता नहीं मिली। उसके बाद फिर 22 में थोड़ा मम्मी का तबीयत वगैरह खराब था, सोचा उसी में से एसएससी जेई करना है, लेकिन वो लास्ट के नवंबर मंथ में एग्जाम था, शायद याद है जहाँ तक। हम्म। 3 महीने मेरा बर्बाद हो गया था एम्स में, तो वो गड़बड़ हो गया। उसके बाद फिर 23 से मैं सीरियसली प्रिपरेशन शुरू किया।
तो एक कोचिंग का लिया था, मतलब 300 रुपये का हार्डली था वो कोर्स, 300 का ही था। रिकॉर्डेड था, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिली, खास करके थ्योरेटिकल पोर्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। हम्म। वो वहाँ से कवर नहीं हो पा रहा था। तो बेसिक तो पहले से गेट किया हो तो वो पता था, मतलब डेरिवेशन वगैरह तो। हम्म। उसके बाद फिर 24 में मैंने खुद से क्या यूट्यूब पे सर्च करके, जैसे अंकित गोयल सर का एक है, लगभग 117-18 वीडियो है मशीन का, वो पूरा देख डाला। उससे एसएससी जेईई को छाँटना ये बहुत टफ चीज़ हो गया था, और उसमें भी वो एक अलग डायरेक्शन में चला गया था। तो उस समय इसीलिए टाइम उसमें इतना ज़्यादा लग गया कि अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, तो फिर उसमें वही 393 आया था 2024 में। फिर उसके बाद जैसे ही रेलवे का एग्ज़ाम दिया था, उसमें फिर लास्ट में टाइफाइड हो गया था, रेलवे की गड़बड़ी हो गया था। अरे फिर बाप रे। फिर उसके बाद जनवरी में मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था कि अब और कहीं कोर्स देखूँ, तो फिर आपका वहाँ पे चैनल आया। उसके बाद फिर वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स लिया था। उससे अच्छा। ना जितना भी थ्योरी था, मतलब काम था। तो उसके बाद फिर मैं क्या किया, तो जितना भी आपका पीडीएफ था, मैं पीडीएफ से पढ़ने का, मतलब पढ़ने की मेरी आदत नहीं है। तो उसके बाद मैं वहाँ से अपना पूरा नोट्स ही बना लिया हूँ। बगल में ही रखा हुआ है मेरा पूरा एक कॉपी में ना, ये पूरा ही नोट्स आपका इलेक्ट्रिकल रिवीजन का है, और छोटा-छोटा दिखाओ मैंने यार, लगभग दिखाओ। सब अच्छा, लिख ये दिया। पूरा का पूरा नोट्स है इलेक्ट्रिकल डिवीजन का? हाँ, थोड़ा कैमरा इलेक्ट्रिकल पकड़ के रिवीजन भले ही दिखाना चाहो कॉपी को तो दिखा सकते हो। तुमने कुछ इसमें इस वो टाइप भी से लगाए नोट्स हुए है। हैं, हाँ, स्टिकर्स भी वो लगाए हुए हैं, हाँ, क्या लिखा है इनमें जहाँ-जहाँ भाई? जो सब्जेक्ट जहाँ-जहाँ जो सब्जेक्ट का है वो पूरा, जैसे यहाँ पे जैसे इंडक्शन मशीन का स्टार्ट हो रहा है, तो ज़्यादा टाइम ना खराब हो, डायरेक्ट वहाँ पे मैं क्या जा बात सकूँ है। इसके लिए। तो ये और पूरे के छोटा-छोटा पूरे कर, नोट्स नोट्स तुमने हाँ, इलेक्ट्रिकल डिवीजन कोर्स के कंप्लीट नोट्स बनाए हैं? हाँ, कंप्लीट ये नोट्स और एक ही कॉपी में सारा है। उसके बाद भी एक्स्ट्रा जो भी टेस्ट क्या बोलते हैं, टेस्ट देने के बाद जो एक्स्ट्रा कुछ हम्म। मिला वो भी मैं इसमें ठीक ऐड है। किया हूँ। तो ये था कि लास्ट मंथ में ना बस सिर्फ़ इसको रिवीजन किया और 5 बार लगभग कर दिया। इस बार और पिछले बार में डिफरेंस ज़्यादा ये था कि रिवीजन किया, और जितना थ्योरी आपने बताया था वो सब मतलब मेरे माइंड में था। इतना तो था, और न्यूमेरिकल्स में फ़ॉर्मूला वगैरह जो जैसे आप बताते हैं, याद करने का ख़ास करके तरीका, वो बहुत काम आया, थ्योरी में भी और इसमें भी। और जैसे कि एल्यूमिनेशन वगैरह में न्यूमेरिकल्स में उसमें काफ़ी दिक्कत होता था, फ़ॉर्मूला और भी। हम्म। और आपका क्या बोलते हैं, जैसे इकोनॉमिक लोड लोड फैक्टर वगैरह जो निकालने का जो फ़ॉर्मूला होता हम्म। है, तो उस क्वेश्चन में हम्म। फँस जाता था। वहाँ से वो हम्म। सब मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। और तो मतलब इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपका आपके कोर्स का। तो मेंस के पेपर की कैसे कुछ अलग से तैयारी की थी भाई? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है प्री और मेंस का पेपर अलग अलग तैयार करना पड़ता है, टेक्निकल का। नहीं अलग, नहीं, नहीं अलग तैयार किया, सिलेबस तो सेम रहता है, लेकिन हाँ, ये था कि न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा एम्फसाइज़ किया था, क्योंकि आपका भी वो मास्टरी कोर्स में था, वो स्पेशली जो आपने क्लास लिया था अच्छा, तो वो आप एमसीक्यू मास्टरी जनरल कोर्स वाला। में भी एनरोल किए थे? हाँ, एसएससी मेंस की जो क्लासेस ले रहा था मैं उसमें। हाउस में। और ये इसलिए किया था कि कंटिन्यूटी मतलब बनी रहे। जैसे बीच में रिजल्ट तो अच्छा खासा लेट हो ही गया था 2 महीने का। हम्म। उस बीच में मतलब टेक्निकल छूट ना जाए, ऊपर से उस समय वो उसका डेट आ गया था आरआरबी जेईई का, तो इससे हम्म। डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए। और आपने बताया था कि जिसका 135 प्लस है, तो वो इस पे फोकस कर सकते हो पूरा, और मैं वही प्री में क्या कितने थे उसको तो इग्नोर, आपके? मेरे थे 137 पॉइंट कुछ समथिंग, मतलब तो टोटल और कितने लाइन है। बने भाई आपके? टोटल कितने हैं अ, मतलब फिलहाल? फिलहाल अभी टोटल मिला के 396.22 था, क्या तो बात है। है। तो और मेंस में और प्री में इस बार जैसे काफी ज्यादा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पेपर आया था, तो आपको क्या लगता है कि आपने कैसे वो पेपर बना पाया? क्या आपका पहले अच्छा बैकग्राउंड रहा इसीलिए, या आपने प्रैक्टिस कुछ अलग से की है भाई? न्यूमेरिकल्स के लिए नहीं, डेली क्या काम करना पड़ता है? न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहली बात तो आपको बेसिक जो फ़ॉर्मूले हैं उसका थोड़ा बहुत डेरिवेशन वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और उसके बाद तो प्रैक्टिस ही डिपेंड करता है, प्रैक्टिस पे मतलब आपका पूरा ही पे डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिस बहुत दोस्त ज़्यादा मतलब, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल रिवीजन कोर्स से पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ी, प्रैक्टिस के लिए आपने कुछ अलग से चीजें फॉलो करी, कुछ अलग किताबें या कुछ ऐसा कुछ? नहीं थोड़ा-सा जैसे मशीन में अशफाक हुसैन का कुछ सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल थोड़ा अच्छा मतलब ठीक-ठाक रहता है, बहुत ज़्यादा हम्म। लेवल का भी नहीं रहता, तो वो थोड़ा-सा मैंने किया था बस सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल थोड़ा-सा। हम्म। और बेसिक इलेक्ट्रिकल वगैरह में तो ज़्यादा कुछ नहीं था, उसमें हो गया था। और और एमसीक्यू बेसिक, मास्टरी कोर्स में न्यूमेरिकल्स करवाए थे मैंने। हाँ, न्यूमेरिकल्स उसमें एमसीक्यू मास्टरी कोर्स में न्यूमेरिकल्स तो ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन था, मतलब उसमें अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी था, और न्यूमेरिकल्स तो ज़्यादा मैं उसको फ़ॉलो किया था, तो वो जो आप स्पेशली मेंस के लिए जो एसएससी रहता मेंस के लिए जो क्लासेस ली थी मैंने। हम्म। है, तो उसका खास करके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने मतलब बहुत अच्छा उसको 2-3 बार रिवाइज़ किया था। जो वो जैसे जो मैंने पूरे रेक्टिफायर, के पूरे क्वेश्चंस करवाए थे। हम्म। हाँ, रेक्टिफायर का जैसे क्वेश्चन था, उसमें कहाँ पे मतलब एवरेज लेना है, कहाँ आरएमएस वैल्यू, ये सब चीज़ें मतलब डाउटफुल पहले मतलब हुआ करता था ये सब। थोड़ा ये जीके के डाउट, बारे में भी बताओ यार। जीके तो देखिए मैं जो फ़ॉलो किया वो परमार एसएससी का चैनल फ़ॉलो किया, और वहाँ से ही मतलब मैं किया। उसमें बहुत सारा कंटेंट है, अगर कोई ठीक से अगर देखे ना तो अच्छा हम्म। हो सकता है, इनफ चलो, होगा।
तो जी। आपको क्या लगता है कि भाई जनरल अवेयरनेस में मेनली बच्चे को जैसे बहुत ज्यादा स्कोर तो देखो नहीं कर पाएगा वो 50 में से, लेकिन उसके बारे में वो सोचते सोचते और टेंशन लेते लेते अपना समय बहुत खराब कर लेता है। तो आपको हाँ, क्या ये लगता है कि जनरल अवेयरनेस को कितना समय देना चाहिए और मेनली कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए? दो तीन कोई ऐसे सब्जेक्ट है जो कि वो टॉप के पढ़ ले और उसके 20-25 नंबर आ जाए? फोकस तो देखिए जनरल अवेयरनेस डेली आप 5 घंटा नहीं पढ़ सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट के महीने में पूरा कर लूँगा, ये नहीं हो सकता है। बाकी सब्जेक्ट टेक्निकल आप 5-10 घंटे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है, वो सैचुरेशन आ जाता है पढ़ने पे। तो इसको आप स्टार्टिंग से ही घंटे 2 घंटे आपको देना पड़ेगा। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है, वो रहता है पॉलिटी। पॉलिटी में करेक्ट। जो आर्टिकल्स वगैरह रहता है, खास करके फंडामेंटल राइट्स हो गया, आपका डीपीएसपी हो गया, ये सब आपको थोड़ा अच्छे से करने हैं। और उसके बाद आपका ज्योग्राफी में रिवर्स हो हम्म। गया, और क्वेश्चन तो इसमें मतलब लगभग करना ही पड़ेगा, आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। और उसके बाद करंट अफेयर्स तो देखना ही पड़ता है। करंट अफेयर्स हो गया, और अगर हिस्ट्री में देखना है तो आपको मॉडर्न फिजिक्स सबसे प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, फिर मिडेवल। एंशिएंट में नहीं बोलूँगा, क्योंकि थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, प्लस में 1-2 क्वेश्चन नहीं आता है, तो ऑर्डर क्या दिक्कत हो। होगा? ऑर्डर क्या होना चाहिए कि भाई सबसे पहले ये पढ़ो फिर ये पढ़ो? सबसे पहले पॉलिटी, उसके बाद मैं बोलूँगा ज्योग्राफी, उसके बाद मैं बोलूँगा क्या बोलते हैं इसको, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद मिडेवल को आप देखिए। और बाद में अगर टाइम मिले तो फिर आप आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि इसमें आर्ट एंड कल्चर थोड़ा ज़्यादा वास्ट हो जाता है, उसमें बहुत सारा करेक्ट। और याद इसके करने के लिए करंट क्वेश्चन। अफेयर्स का वेटेज अब कितना है इन सब में? करंट अफेयर्स का वेटेज तो इसमें सबसे एग्ज़ैक्ट याद ज्यादा नहीं है। आ रहा है, लेकिन करंट का लगभग 8 से 10 तो रहता ही है। 8 से 10 रहते हैं ना, मतलब लगभग और ये देखें कि भाई पॉलिटी को टक्कर ही देता है करंट अफेयर्स। हाँ, करंट अफेयर्स पूरा है। और वो करंट अफेयर्स भी मैं वहीं से एक परमार एसएससी का ही एक टेलीग्राम चल रहा है, फ्री में पूरा पीडीएफ दिया हुआ था, और उसका आईबी के लिए साथ पढ़ाया था, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए, उसमें पूरा पीडीएफ अच्छा खासा था, तो मैं उसको देखा, खासकर रैंकिंग वगैरह जो इंडेक्स का जो होता है, हम्म। ये सब चीज़ें, और जो अपॉइंटमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें उसी से होगी। आपने जब रिस्पॉन्स की चेक की तब कितने मार्क्स थे जनरल अवेयरनेस में? जनरल अवेयर्स में देखिए, उसमें ठीक-ठाक मेरे 31 क्वेश्चन ही करके आए थे। तुक्का लगाया नहीं था, उसमें 28 सही थे उसमें। बाद में 2 नंबर घट के 26, मतलब 26 मार्क्स मेरा ओरिजिनल था। और बढ़िया। इतना मतलब काफी अच्छे मार्क्स हैं ये, इतने आ जाए अगर आपके तो आप प्रीलिम्स में भी बहुत अच्छा स्कोर कर चुके हैं और मेंस में भी फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बट आपका अच्छा स्कोर है ना, अगर जनरल अवेयरनेस में 25 के आसपास नंबर आ जाते हैं तो, है ना? और वही 23 में मेरा 6 मार्क्स था। 24 में बढ़ के वो 20 हुआ था, उसके बाद फिर, जबकि सबसे टफ इस बार था जनरल अवेयरनेस 2025 का ज़्यादा था, लेकिन इस करेक्ट। बार मैं थोड़ा-सा फोकस, क्योंकि ये चीज़ तो लग गया कि बिना इसको पढ़े हुए मतलब क्लियर नहीं नहीं किया निकलेगा जा सकता। पेपर। करेक्ट है। और यहाँ तक कि जो प्री में भी जो क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा था, लगभग लास्ट हम्म। 70 प्लस आए थे, मतलब हम्म। टेक्निकल में लग रहा था कि 10 और बना सकता हूँ, उसमें टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ गया। तो तो लग रहा अभी था कि आपने कहीं इसको, कितने क्वेश्चन सही बनाए इस बार एसएससी जेई 2025 में प्री में? इस बार मैंने अटेम्प्ट बहुत कम किया था, मात्र 156 अटेम्प्ट किया था, लेकिन ये था कि तुक्का मैं नहीं मारा था, बहुत कम लगा था, मतलब तुक्का नहीं था वो, ज़्यादातर मिस्टेक ही था। और थोड़ा-सा प्रेशर तो आ ही गया था, अजीब-सा क्वेश्चन, तो उस तरह से कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो यार प्रवीण ये बताओ कि जैसे आपने थ्योरी मेरी पढ़ी है ना इलेक्ट्रिकल डिवीजन कोड, इसके अलावा भी आपने थ्योरी के लिए और कुछ फॉलो किया, या जेई के एग्जाम एसएससी जेई आरआरबी जे इन सब के हिसाब से जो इलेक्ट्रिकल डिवीजन कोर्स है या जो मैं पढ़ाता हूँ वो सफिशिएंट है, या कुछ देखो यार फ्रैंकली बताना कि भाई किसी और चीज की एक्स्ट्रा हाँ। जरूरत पड़ी या कुछ सिंपल। नहीं, थ्योरी के लिए मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो सिर्फ़ आपका ही फॉलो किया था। और न्यूमेरिकल्स पोर्शन तो पहले भी किया करता था, क्योंकि गेट का स्कोर। ठीक है। हाँ, ये था कि बीच में छूट गया था, तो उसको प्रैक्टिस तो करनी पड़ी। लेकिन उसमें मतलब वो ज़्यादा ईज़ी पार्ट मुझे लगता था। हाँ, ये था कि थोड़ा कैलकुलेशन जहाँ आ जाता था, वो थोड़ा पैनिक वाला सिचुएशन, जैसे मेंस में भी मेरा हुआ था ये। हम्म। बीच में ऐसा लगा, पहली बार तो जब पहला अटेम्प्ट दे रहा था, मतलब पहली हम्म। बार में जब किया तो 75 परसेंट क्वेश्चन बन गए थे, और सही था उस समय, वो तो पूरा ही फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकंड में जो मैं गया, थोड़ा-सा ओवर स्मार्ट बन गया कि उसमें जो थोड़ा लग रहा था क्वेश्चन टफ है, बीच में बना लूँ, बाद में फिर टाइम कभी 40 मिनट के हम्म। आस-पास था। तो 3 क्वेश्चन लगातार मेरा फँस गया, ढाई मिनट 1 में लगा, वो एक जो था वो शायद इंडक्शन मोटर का था, वो दोनों में अच्छा। फँसा, और एक ट्रांसमिशन लाइन का था, डीवी में कुछ डेटा वगैरह हम्म। दिया हुआ था। लग रहा था कि बन सकता है। उसमें टाइम लगभग 10 मिनट बर्बाद कर दिए, और 10 मिनट बर्बाद करने के कारण एसी में बैठा हुआ और शरीर में पसीना आने लगा। तो फिर रुमाल से पोंछा, 2 मिनट मैंने ब्रेक लिया, क्योंकि लगा कि अब अगर उसके बाद अगर मैं करूँगा पेपर तो खराब जाएगा। सही बात क्योंकि है। उस समय तक लग गया कि अब बर्बाद हो जाएगा। तो उसके हम्म। बाद पसीना-वसीना पोंछा, और उसके बाद फिर थोड़ा साँस लिया, और उसके बाद फिर लेकिन देखा, फिर बाद में बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, ग्राफ वाला था, आरएमएस वैल्यू निकालना था, और भी क्या बोलते हैं वो हार्मोनिक्स वाला जो था, उसका आरएमएस वैल्यू था। तो ये हम्म। सब क्वेश्चन मैं छोड़ के उस पे चल गया था। तो फिर हम्म। बनाते गया तो 93 अटेम्प्ट हो गया था, जिसमें कि 87 करेक्ट हुआ, और 2 सिली मिस्टेक हुआ, जिसका अफ़सोस आज भी है।
और बहुत ही बहुत मतलब बढ़िया। माइनर मिस्टेक करके आया मतलब था। आपने तो सर 87 क्वेश्चंस टेक्निकल में करेक्ट किए हैं हाँ, 93 अटेम्प्ट मेंस में। मेंस में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ प्रवीण, तो मुझे लगता है शायद ये आपका फिफ्थ अटेम्प्ट है एसएससी जेई का। नहीं, एसएससी जेईई जो मैं देना शुरू किया, वो 22 में दिया था, तो ये 4th अटेम्प्ट था। फोर्थ अटेम्प्ट 22 होगा में तो। से हाँ, और फोर्थ अटेम्प्ट। 3 फिफ्थ सीरियस मतलब अटेम्प्ट। एक अटेम्प्ट 2020 वाला तो आपने बस ऐसे ही दे दिया था, राइट? वो तो कोई काउंट ही 20 नहीं नहीं, होता। 22 अच्छा, वाला। 22 में दिया है पहला, फिर 23, 24 और अब ये 25। उसके पहले तो मैं छोड़ दिया था, मतलब एक बार सेंटर गया था मेरा, मुजफ्फरपुर, पटना में रहता था, लगता था गेट निकाल लेंगे, छोड़ दिया। तो उसके बाद मेरा लेकिन मेरे एसएससी भाई मतलब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी एनआईटी आईआईटी में पढ़ रहे हैं और जेई का पेपर बैठ के दे रहे हैं हाँ, ना। ये तो है। तो क्या है कि ये जो डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी, ये हर एक बच्चे की, आज के समय इंजीनियरिंग वाले बच्चे की चाह है, डिजायर है, उसकी ड्रीम जॉब है बेसिकली। हाँ, यार भाई बहुत बहुत बधाई हो आपको। प्रवीण, मेरी तरफ से दोबारा शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। और भाई आप तो 2019 से मुझे जानते हो, तो यार मुझे बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तरीके से होता है ना वो, क्या बोलते हैं उसको, नौशिया नहीं, कुछ तो ऐसा बोलते हैं कि मतलब काफी ज्यादा ऐसा फील हुआ कि भाई बहुत पुराने तार जुड़े हुए हैं यार, और लोग अभी भी मुझे देख रहे हैं। तो यार मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी में कुछ चेंज आया है क्या, जब मैं तब पढ़ाता था 19 में, अगर कुछ याद हो, और अब पढ़ाता हूँ, या सेम है? नहीं देखिए, उस समय तो आप बोर्ड पे पढ़ाते थे बोल के लिख के, तो और इस समय अभी पीडीएफ के साथ में बस ये चेंजेज आया। बाकी हाँ, ये है कि आपकी फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब मैच करता है, थोड़ा मतलब ठीक लगता है। और ये ज़रूर है कि मैं लाइव क्लास कभी नहीं देखा, क्योंकि लाइव में कुछ अजीब सा कोई क्वेश्चन पूछ दिया, वो इरिटेशन टेंशन पैदा नहीं। करता है मेरे हम्म। में। इसलिए मैं वो जहाँ आया मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ गया। कोई इसलिए मैं दिक्कत हमेशा रिकॉर्डेड ही देखा। उससे और कोई मैं ज़्यादा परेशानी नहीं। सोशल मीडिया पे रहता भी नहीं हूँ, टेलीग्राम वगैरह पे बहुत ज़्यादा मैसेज, ग्रुप में हो तो मैसेज नहीं कर, लगभग ना के बराबर करता हूँ। इधर रिजल्ट आया था, थोड़ा देख रहा था क्या माहौल चल रहा है। बहुत थोड़ा बढ़िया। इन सब चीज़ों से मैं दूर रहता था। तो अभी प्रवीण, क्या ये एक और चीज बता दो मुझे आखिरी, भाई तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या चीज और इंप्रूव करनी चाहिए जिससे मैं और बच्चों को अच्छी तरीके से बेटर सर्व कर पाऊं? अगर किसी भी चीज में थोड़ी सी भी कोई भी कमी लगती हो तो जरूर बताना। अब इधर का तो नहीं देखा, लेकिन ये एक चीज़ है कि आपको न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, मतलब ठीक है। अ, वो थोड़ा-सा उसको हो रहा है, क्योंकि अभी कल ही मैसेज आया था, एक साउथ इंडिया से था वो लड़का, तो वो बोल रहा था कि मेरा न्यूमेरिकल बहुत खराब है, मतलब ये पोर्शन थ्योरी तो सही है लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते हैं। तो फिर हम्म। तो उसको अपने अनुसार बोला जो भी, लेकिन थोड़ा-सा ये है। और डिप्लोमा वाले अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा उनको हेक्टिक लगता है, और पहले तो क्या वैसे भी होता जेईई है कि वगैरह। भाई देखो यार, वही वाली बात है कि मेंटेलिटी के ऊपर है ना। एक डिप्लोमा वाला बच्चा पहली बात तो न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा डर के बैठ जाता है ना। वो उसको हाँ, ये देखते से ही घबरा जाता है, देखते से ही घबरा जाता है। लेकिन अब जैसे कि अब धीरे धीरे देखो यार, क्या है, एग्जाम का ट्रेंड चेंज होता है ना, तो टीचर अपने टीचिंग स्टाइल को भी चेंज करता है। अब जैसे एसएससी जेई में 2024 तक का पेपर अगर तुमने दिया होगा, तो मुश्किल से 3 से 4 न्यूमेरिकल होंगे भाई, जो कि कराने हाँ, लायक है या उसमें करने लायक है ना? हाँ, तो उसी के लेकिन अनुसार वो जो आपका था, तो वो उसी का ओरिएंटेड बिल्कुल, था, तो बस लेकिन ये जो एसएससी 2025 का एक इकलौता पेपर हुआ है जिसमें इस तरीके का न्यूमेरिकल का इतना ज्यादा तमाशा हुआ है, तो उसके हिसाब से भाई कोई दिक्कत नहीं है, अपन अपने आप को और उसके हिसाब से अब ढाल लेंगे, उसमें कोई समस्या थोड़ी है। वो तो कर लेंगे। हाँ, ये बात तो है, उम्मीद है कि। और ऊपर से देखिए, जेईई के लिए ना आपके पास इसीलिए जाना चाहिए क्योंकि वो आप जो अप टू पॉइंट रहते हैं, मतलब और भी टीचर हैं, बड़े टीचर हैं, लेकिन वही है, इतना हाई पहुँच जाते हैं कि वो, उनको मैंने बताया, अभी जो पूछा था लड़का कि तुम उसको उनको जॉइन तो कर सकते हो, लेकिन वही है, वो हाई जाएँगे तो फिर हेक्टिक हो सकता है तुम्हारे लिए। बस ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बस आप अगर न्यूमेरिकल से बताएँगे तो फिर उस लेवल तक तो पहुँचेंगे भी थोड़ा-सा, चलो, उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो भाई प्रवीण, बहुत अच्छा लगा यार तुमसे बात करके। 2019 की बात जान के तो मुझे अभी तक अंदर से फील हो रहा है कि यार भाई गजब है, मतलब। लेकिन ये है कि भाई इतने सालों का जो स्ट्रगल है, फाइनली एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट के साथ खत्म हुआ। और आपको और आपके परिवार को भाई बहुत बहुत बधाई। आगे बस मेरा यही कहना रहेगा आपसे भाई प्रवीण, कि आपके जो भी जूनियर्स रहेंगे और जो भी बच्चे आपको अगर मैसेज करें, आपको अगर कभी गाइडेंस के लिए बात करें, तो आप हमेशा बस उनको जरूर ट्राई करिएगा, अपना समय निकाल के, कीमती समय निकाल के, कि भाई मैसेज का रिप्लाई कर दें, और जो भी जरूरतमंद बच्चा हो उस तक आपके गाइडेंस जरूर पहुंच जाए, और जो सही हो आप बिल्कुल उसको वही बताइएगा। ठीक है भाई? और सर एक चीज़ बोलना चाहूँगा एस्पिरेंट से, कि जब रिपीट तो बहुत ज़्यादा, मतलब टाइम लग जाता है, मतलब जैसे 2, 3, 4 साल से आप कर रहे हो प्रिपेयर, तो आपको ये माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। तो इससे क्या होता है कि पढ़ने की जो मतलब क्षमता है वो थोड़ा, मतलब और बढ़ उसमें जाती थोड़ा है। इम्प्रूवमेंट, हाँ, बढ़ जाती है थोड़ा। तो ये चीज़ करना चाहिए। नहीं तो इससे क्या होता है, कभी कि प्रॉब्लम तो आती है, जैसे मॉक दे रहे हैं उसमें गड़बड़ हो गया नंबर, फिर लगेगा यार अगले साल देखते हैं, इस साल तो गड़बड़ ही हो रहा है। तो ये माइंडसेट जब आ जाता है तो फिर उसमें फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाते हैं।
ढील पड़ जाती है, वो ढील हाँ, नहीं थोड़ा-सा पड़ने देना है। मतलब हाँ, हाँ, थोड़ा-सा मतलब आ जाता है थोड़ा नेचर में ढिलाई। चलो, तो ये एक लास्ट अटेम्प्ट मान के बाद में भले ही आप ले लो एक अटेम्प्ट लेकिन मान के करेक्ट, यही चलना। बट करेक्ट, चलो। हाँ, बहुत अच्छा ओके। लगा है प्रवीण, बहुत ही अच्छा लगा भाई, बहुत ही बढ़िया। और आगे के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अपने फ्यूचर को अच्छे से अब बढ़िया शेप तो आपने दे ही दिया है, अब बस जीवन को मजे करिए, अब आपका वनवास खत्म हो गया, अब बस जीवन का आनंद उठाओ भाई।